स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। एम्बेसडर शशांक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विदेश सचिव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर शशांक सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रॉबिन सचदेव, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, ट्रंप मामलों के एक्सपर्ट, ट्रंप पर किताब भी लिख चुके हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सचदेव सर आपका भी हमारे शो पे। एम्बेसडर शशांक सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये अपेक्षित नहीं था ट्रंप से कि वो यूरोप पर भी एक तरह से आर्थिक हथियार तान देंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, लेकिन अब आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है सर? यूरोपीय देशों ने जिस तरह से जब पलटवार किया है, अस्वीकार्य इससे कहा है, अब ये अमेरिका बनाम यूरोप ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर कहां तक मसला जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब ऐसा लगता है कि विश्व की पूरी स्थिति बदलने वाली है और इसका बदलने के संकेत काफी समय से नजर आ रहे थे। यूरोप के देशों को भी मालूम था कि जिस तरीके से जब कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई और उस समय बात कहेगी कि नेटो की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तब उन्होंने नेटो का एक्सपेंशन किया और नेटो को बिल्कुल करीब करीब रूस के दरवाजे तक ले गए। और एशिया में भी उन्होंने किसी तरह से कोशिश करी, ऑकस बनाया, एक क्वाड बनाया, जिसमें भारत ने कहा कि ये मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन रूस और चीन ने यही माना था कि ये एशियन नेटो की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमको लगता ये है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि नेटो की अब आवश्यकता नहीं रहेगी और जितने भी देश हैं विश्व के, उनको अपने अपने हितों की रक्षा खुद ही करनी होगी, चाहे वो रीजनल बेसिस पर करें, इंटर रीजनल बेसिस पे करें, या जो अपने साथ के विचार रखने वाले हैं, जैसे भारत के साथ में अफ्रीकन यूनियन है या ब्रिक्स है या और तरह तरह के हमारे समीकरण बने हुए हैं, आसियान देशों के साथ में हैं और देशों के साथ में, तो उसके हिसाब से चलें। ट्रंप साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनको ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं वो रूस और चीन के हाथ में नहीं आने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि 300 साल पहले डेनमार्क ने एक नाव भेजकर ग्रीनलैंड को अपने साथ में रख लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो परमानेंटली हजारों साल तक अब यूरोप के साथ या ग्रीनलैंड के साथ में ही रहेगा। अब इतनी बात तो भारत भी समझता है कि एक जमाना था जब यूरोप के देश समझते थे कि उनका उपनिवेशवाद पूरे विश्व में चलेगा, और एक समय भी ऐसा था कि पूरा विश्व को बदल दिया गया था, बांट दिया गया था यूरोप के देशों के बीच में। अब वो स्थिति बदलती जा रही है। भारत को इसको बहुत ध्यान से समझना होगा कि अब क्या आगे के हालात बन रहे हैं। हमको अपने हितों की रक्षा करनी बहुत आवश्यक है। उसके लिए अगर हमको टैरिफ के बदले में देखना है कि हमारे मार्केट्स कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं, तो यूरोप को भी उसी तरीके से अपना ध्यान रखना होगा कि वो टैरिफ अगर उनके ऊपर लगते हैं यूएसए की तरफ से, तो उसका क्या रिस्पॉन्स देंगे, किस तरीके से यूएसए के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे या अपने और मार्केट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो चीन के साथ हो या डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नए हालात बन रहे हैं और यूरोप को पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब आपको याद होगा कि बहुत 20 साल पहले बात चली थी अमेरिका से कि एक न्यू यूरोप है और एक ओल्ड यूरोप है, और वो न्यू यूरोप को अपने साथ में लेकर चलेंगे और ओल्ड यूरोप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे उपनिवेशवाद वाले देश थे जो हमेशा से, जिन्होंने अफ्रीका और एशिया के मुल्कों के ऊपर पूरे तरीके से और लैटिन अमेरिका के मुल्कों के ऊपर पूरे तरीके से उनकी करेंसी के ऊपर, उनके सारे रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल रखा था। तो ये बात चलती रही है पहले से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि जब हमको पूरे तरीके से अपने फ्यूचर के हितों के बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा। एब्सोल्युटली। और यही बात अब दुनिया की समझ में नहीं आ रही है कि चलिए ईरान, रूस, चीन, लैटिन अमेरिका, अजय बग्गा सर, इनका तो समझ में आता है और कुछ हद तक भारत भी, आई मीन समझ में आता है कि अगर आप उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ कड़वा कड़वा बोल रहे हैं, तो समझ में आता है आपको जियोपॉलिटिकल थिएटर में अपना एक स्पॉटलाइट सुनिश्चित करनी है। लेकिन यूरोप से, जो कि आपके इतने पुराने सहयोगी हैं, अटूट सहयोगी हैं, यूरोप से किस कीमत पर पंगा ले रहे हैं ट्रंप? बग्गा सर। नहीं, देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें,
मैं तो नंबर्स में बिलीव करता हूँ। $1.5 ट्रिलियन का ट्रेड है दोनों का, साल का, ईयू और अमेरिका का। लगभग $225 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूरोप के पक्ष में। तो अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट करता है। बट इससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है दीपक जी, बहुत इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज हैं और दोनों की कंपनीज एक दूसरे के जोग्राफिकल एरिया में निवेशित हैं। तो $4.7 ट्रिलियन का आपसी एफडीआई है दोनों में। इसको फिर मिलिट्री टाइज हैं, जो एम्बेसडर साहब ने भी बात की। बहुत सारे बेसिस हैं अमेरिका के यूरोप में। और 1945 के बाद, स्पेशली जब कोल्ड वॉर चरम सीमा पर थी, तो सोवियत रूस के खिलाफ यूरोप को बचाने के लिए अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बहुत अहमियत थी। अब यह है कि रशिया इतना स्ट्रांग नहीं है, बट रशिया के पास अभी भी 1500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसके सामने अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बहुत ज़रूरत है। तो ओवरऑल काफ़ी इंटीग्रेटेड है, सोच में भी इंटीग्रेटेड है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं। इस माहौल में एक ये बहुत ही हम कहेंगे पेचीदा प्रॉब्लम अब सामने आई है, जहां ट्रंप किसी के यूरोपियन देश की टेरिटरी हड़पने जा रहे हैं। तो 19वीं सदी का काम वो करने जा रहे हैं 21वीं सदी की मेजर्स लेके। और मेजर्स क्या है कि वो जो आज एक यूरोपियन वक्ता ने बोला कि ट्रेड ब्लैकमेल हो रहा है। तो ट्रेड को वेपनाइज किया जा रहा है, टैरिफ को वेपनाइज किया जा रहा है। और यूरोप भी तैयार है, उसके पास एंटी कोएर्सिव मेजर्स हैं जो 2023 में पारित किए थे। क्या होता है ईयू में, क्योंकि 27 के 27 पार्लियामेंट्स को पास करना पड़ता है। एक हंगरी या एक चेक रिपब्लिक जो प्रो ट्रंप है, वो अगर इसको पारित नहीं करता, ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो एंटी कोएर्सिव मेजर जो है 2023 में पास किया हुआ ऐसे ही दिन के लिए, उसमें क्या है कि मेजॉरिटी के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। तो 100 बिलियन यूरो का उन्होंने एक पैकेज तैयार किया है। कल रविवार को जो बैठक हुई उसमें इन्होंने बात की, और ये हिट करेंगे रिपब्लिकन स्टेट्स जो हैं, ताकि मिड टर्म में रिपब्लिकन्स हारें। जो किसान हैं या फिर मशीनरी पार्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यूरोप अब ये तैयार कर रहा है मसौदा कि किस तरह से ट्रेड के द्वारा रिटेलिएशन किया जाए। बट ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी के लिए खामियाजा है, यूरोप के लिए तो है ही काफी बड़ा। और अगर ये बात और बिगड़ती है, पूरा जो ग्लोबल एक इकोनॉमिक ऑर्डर और लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो 1945 के बाद बना था विश्व में, वो पूरा हो जाता है। आज देखें तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है, रशियन टीवी में हंसी उड़ाई जा रही थी कि यूरोप ने सारा अपना डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन को दे दिया। अब वो अमेरिका के खिलाफ अपने बचाव के लिए अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट पे टोटली डिपेंडेंट है। तो रशियन टीवी पे हंसी उड़ाई जा रही थी यूरोप की। तो ट्रंप ने एक चीज जो चलती आ रही थी 80 साल से, जिसने पीस कायम रखा था यूरोप के अंदर, उसको अपेंड कर दिया है। और ये देखिए, ट्रस्ट की बात जो है ना, तो ट्रस्ट जब एक बारी टूट गया, अब हर देश यही देखेगा कि जो जिस पेपर पे ट्रंप हस्ताक्षर करते हैं उसका मूल्य कुछ नहीं है। क्योंकि कल को अगर उनके उनके पर्सपेक्टिव में अगर नेशनल इंटरेस्ट कहीं और है, तो वो कोई भी दोस्त नहीं देखेंगे, कोई भी दोस्ताना नहीं देखेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं देखेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चाइना में थे, उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करार किया, सीमित है, बट वही बात है कि वो जब उनको कहते रहते हैं कि 51st स्टेट कनाडा हम में सम्मिलित हो जाए, तुम्हारे पास तो डिफेंस है नहीं और हम ही आपका डिफेंस करते हैं, तो हमारी आप 51st स्टेट बन जाओ। तो कैनेडियंस को भी बहुत रोष है इस बात से कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हटाई जा रही है। जैसे एम्बेसडर साहब और आपने कहा, ये 19वीं सदी की बातें हैं, जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में तकसीम कर दिए गए थे पूरे देश, पूरे कॉन्टिनेंट्स। उस तरह की इनकी अब सोचा, और वेनेजुएला के बाद इनका हौसला और बहुत बढ़ गया, क्योंकि यूएन तो बिल्कुल ही विफल है, फेलियर है यूएन। तो अब ये अपना पीस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं $1 बिलियन दो और ये एक वैश्विक एब्सोल्युटली। पीस बोर्ड में आ जाओ।
और मैं एक पैरेलल यूएनओ बनाऊंगा। तो बहुत ही खतरा है, मैं तो कहूँगा, वर्ल्ड ऑर्डर को। एब्सोल्युटली सर, ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड शांति की बात ट्रम्प कर रहे हैं, आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत दुरुस्त आपने फरमाया सर। रॉबिन सर, आपके पास आ रहा हूँ। ट्रम्प की नीति अमेरिका फर्स्ट से शुरुआत होके फिर नाटो को तमाम उलाहनाएँ देने पर कि भैया ये तो खर्च करता है, नाटो का हम खर्चा क्यों सहें, यूरोप को फ्री राइडर कहना और न जाने किस किस तरह की उलाहनाएँ देना, ये अमेरिका में जितनी खबरें हम पढ़ रहे हैं स्वीकार्य तो अमेरिका के भीतर नहीं है, लेकिन क्या करें, माइट इज़ राइट उस नीति पर क्योंकि ट्रम्प चल पड़े हैं। क्या इसकी परिणति होगी सर? नाटो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या ईयू जो है वो जैसे ट्रम्प सबको गालियां दे दे के खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्या ईयू भी वही सोच रहा है? क्या होगी सर इसकी परिणति? Deepak, thank you. A pleasure with Shashank sir and Ajay sir. बिग पिक्चर में अगर हम जाएं तो मैं ये कहूंगा, मुझे एक मूवी याद आती है 30-40 साल पहले की शायद थी। उसका टाइटल था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। उसको लेवल किए। फंडामेंटल बात है कि अमेरिका यूरोप से इतना खफा क्यों है, या ट्रम्प इतना खफा क्यों है यूरोप से। उसका फंडामेंटल पार्ट ये है कल्चरल। फॉरगेट ट्रेड, फॉरगेट मिलिट्री एंड ऑल। अमेरिका या ट्रम्प, इस समय ट्रम्प है, अमेरिका, इनके सपोर्टर्स को लगता है कि यूरोप जो है ना, लिबरल आइडियाज का एक गढ़ है। यूरोप दुनिया में लिबरल वोक आइडियाज फैलाता है। ये यूरोप को इस तरह से देख रहे हैं जैसे अमेरिका के अंदर इस समय मागा है पावर में, और मागा कंजर्वेटिव एंड ट्रम्प सपोर्टर्स जिस तरह से लिबरल्स को देख रहे हैं कि इन्होंने हमारा देश बर्बाद किया। अमेरिका के अंदर आप देखिए, अमेरिका के अंदर स्टोरी ये है कि इन्होंने हमारा देश बर्बाद किया, अब हम देश नया बना रहे हैं, जो ट्रम्प कहता है। ये सोचते हैं, इनका फर्म बिलीफ है, सोचते नहीं, फर्म बिलीफ है कि यूरोप जो है ना, इन सारी चीजों का जड़ है। यूरोप जड़ है लिबरल विचार का। यूरोप जड़ है आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का। यूरोप जड़ है मल्टीपल उस तरह की चीजों का। और यूरोप इस तरह के विचार दुनिया में फैलाता है। दुनिया तो छोड़ो, हमारे यहां लाता है अमेरिका में, क्योंकि जो यूरोप में विचार होते हैं वो अमेरिका जाते हैं 200-300 साल से। तो ये उस विचारों को रोकना ही नहीं, बदलना चाहते हैं। वन, तभी ये यूरोप के अंदर एएफडी जर्मनी में हुआ, हंगरी में ओरबान हुआ, जो भी है उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका मानना यह है कि यूरोप जो है कमजोर हो चुका है, यूरोप लिबरल हो चुका है, इनके हिसाब से वोक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, यूरोप की स्पाइन रही है। तो ये यूरोप को उस नजरिए से देखते हैं इस समय की फिलहाल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी सारी चीजें छोड़िए आप, तो इस समय यूरोप के प्रति जो जेडी वैंस का व्यू है, ट्रम्प का व्यू है, मार्को रूबियो, आप जब भी देखिए इनको, ये कहते हैं हमने इनको इतना सपोर्ट किया, इतना पैसा दिया, इनकी डिफेंस करी, इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा। इन्होंने तो केवल लिबरल आइडियाज, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स इत्यादि इत्यादि प्रमोट करे दुनिया में। तो ये यूरोप से त्रस्त हो चुके हैं फिलहाल वाली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है। मुझे लगता है दैट इज द फंडामेंटल रीजन कि अमेरिका की इस समय की ट्रम्प सरकार यूरोप को बहुत ही धुतकार तरीके से देखती है, डील करती है। दैट इज वन। अब इसके ऊपर क्या है? यस, रॉ पावर है और मल्टीपल अदर चीजें, बट आई थिंक आपके दर्शकों को हमें समझना चाहिए बेसिक बात, ये यूरोप से इतना दुखी क्यों है? ये हम तो इंडिया में मुझे लगता है ये आपने यस सर, मुझे लगता है कि बेस बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने कि दरअसल ट्रम्प अचानक से यूरोप के पीछे क्यों पड़ गए, या उस पर भी अपने आर्थिक हथियार तानने से गुरेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बात आइडियोलॉजी है। बुनियादी बात ये है कि लिबरल लेफ्ट आइडियाज से मेल नहीं खाती ट्रम्प की आइडियोलॉजी, और इसलिए उनको निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन क्या एम्बेसडर शशांक सर, क्या इस समय आपको क्या लग रहा है सर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समय स्वीकार्यता की स्थिति अगर देखें तो ट्रम्प की ज़्यादा स्वीकार्यता है, या मल्टीपोलर विश्व में यूरोप की स्वीकार्यता एक तरह से बढ़ी है? क्योंकि अमेरिका केंद्रित व्यवस्था से हटकर यूरोप को हम देख रहे हैं कि लगातार अफ्रीका, इंडो पैसिफिक,
ये लोग भी देख रहे हैं उस तरफ, यूरोप की नई भूमिका देख रहे हैं। ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसने यूरोप को एक तरह से वैकल्पिक शक्ति के रूप में भी उभारा है और वैकल्पिक दोस्त के रूप में भी उभारा है, चाहे कारोबारी रिश्ते हों या दूसरे रिश्ते हों। तो आप अभी की स्वीकार्यता के अगर तराजू पर तौलें तो क्या यूरोप की स्वीकार्यता बढ़ रही है सर? देखिए, ऐसा है कि यूरोप की स्वीकार्यता डेवलपिंग वर्ल्ड में तो कभी रही नहीं है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने, जैसे अमेरिका में कुछ इंडियन स्कॉलर्स ने लिखा कि इंग्लैंड ने अपने कॉलोनियल पीरियड में भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स खींच के ले लिए, मोटा मोटा, हो सकता है ज़्यादा लिए हों, और न जाने करीब कितने, हर 7वें 8वें साल में करीब 10 से 15 मिलियन लोग मारे जाते थे, फेमिन हो जाता था, ड्राउट हो जाता था, और यही हाल अधिकतर और बाकी एशिया के और अफ्रीका के देशों में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस के समय में इस तरह की जर्मनी के ऊपर इतनी ज़बरदस्त आपस में उनके ऊपर रेपरेशंस की वो कंडीशंस लगा दी गई थी कि अमेरिका ने मदद करी जर्मनी को चीज़ें बना कर उनके चीज़ें खरीदने के लिए, ताकि जर्मनी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा सा बैलेंस रहे। उसकी वजह से जब जर्मनी ने अपने वहाँ वॉर मशीन बनानी शुरू कर दी, तो यूरोप के बाकी देश, इंग्लैंड और फ्रांस, उनमें तो यूरोप में जो अंदरूनी झगड़े रहे हैं वो एक तरीके से विश्व में हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने अपने को सोचा कि हम आगे जो नई टेक्नोलॉजी होगी वो ऑयल बेस्ड होगी, और उसी की वजह थी कि भारत के भी डिवीजन किया गया, जिससे एक मिलिट्री रूल पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पे बेसेस होंगे अमेरिका के, इंग्लैंड के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जहाँ से वो बाकी सब अरब कंट्रीज़ को, ईरान को, भारत को, चीन को, रूस को, सबको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस तरह की भावना रही। और आपको याद होगा कि एक बार फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज़ करने की वहाँ पर धमकी दे दी थी। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी आज की संस्थाएं जिनके लिए हम बहुत रो रहे हैं और बहुत दुख मना रहे हैं कि आज का जो ऑर्डर है ये हमारे लिए बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। वो जानबूझकर बड़े देश जैसे भारत जैसा बड़ा देश, उसके साथ में उन्होंने कहा कि वही वोट जो है नाउरू को भी मिलेगा, वही वोट जो है और जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे उनको मिलेगा, क्योंकि फ्रांस ने कहा कि भाई हमको क्या मिलने वाला है, तो हमारी तो कॉलोनीज छोटी छोटी हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं, सब कॉलोनीज को एक बराबर का हम हिस्सेदारी दे देंगे। तो इसलिए जब ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा तो उसमें फ्रांस का और ब्रिटेन का और बाकी का उतना ही रोल होगा जितना कि अमेरिका और रूस, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। तो इसलिए अमेरिका को कोई कमिटमेंट नहीं रहा है कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। हालांकि वो चाहते रहे हैं कि भारत भी और या और देश भी आगे ज़्यादा ना बढ़े तो अच्छा है, लेकिन उनका कोई, मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से जब वो कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, मुझे याद है डिक चेनी साहब ने बहुत साफ साफ तरीके से कहा था कि हम सारे बेसेस अपने अब जो हैं नए यूरोप में, यानी कि जो सेंट्रल यूरोप में लगाएंगे, और उन बेसिस का काम होगा वेस्टर्न यूरोप के पुराने यूरोपियन यूनियन के देशों को कंट्रोल में रखना। अब वही बात जो है ये आगे बढ़ रही है। अब ग्रीनलैंड में वो लगाएंगे, अपने बेसिस तो उनके थे, लेकिन अब उसको आगे वो एक्टिवेट करेंगे और उसके हिसाब से वो पूरे यूरोप के ऊपर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं समझता ये हूँ, जो मुझे याद आता है कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स पहले रहे हैं वो हमसे यही बात करते रहे हैं कि आगे की दुनिया में 30 साल 40 साल के बाद में भारत, अमेरिका, चीन, ये 3 देश तो होंगे, लेकिन कुछ और देश हो सकते हैं जिनको हमें कंसल्ट करना पड़ सकता है, लेकिन यूरोप उनमें से नहीं होगा। तो इसको अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से हमको जो है जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की संस्थाएं बनी थी, या जो ऑर्डर, लिबरल ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, या जिसका भी रविंद्र सचदेव जी ने कहा है कि वोक वहाँ पे फीलिंग्स आ गई हैं, ह्यूमन राइट्स की फीलिंग करके वो हर जगह जो है भारत के अंदर भी और देशों के अंदर भी वो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि हमें अपने हितों की रक्षा करना वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए हमें जो भी करना होगा हमें अवश्य करना चाहिए। और ये यूरोप को सोचना है कि भारत की मित्रता चाहिए तो हम ज़रूर तैयार हैं, अमेरिका को सोचना है भारत की मित्रता चाहिए तो हम तैयार हैं, लेकिन बाकी भी और हमारे पास विकल्प मौजूद हैं और हमको उनको पूरा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और आत्मनिर्भरता तो कैंपेन बनाना ही होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा सर अपने एक्सपीरियंस से
कि 30-40 साल पहले ही, लगभग 20-25 साल पहले ही वहाँ पर एक सेंटिमेंट ये ज़रूर था कि आने वाले समय में हमें नए मित्रों की आवश्यकता होगी। उनमें से यूरोप तो साझेदारी के विकल्प में नहीं था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका में पहले से इस तरह की बातें हो रही थी। बहरहाल बग्गा सर, अब कुछ असेसमेंट, कुछ थ्योरीज जो उभर कर ये आ रही हैं कि साहब अमेरिका और यूरोप की इस लड़ाई में ट्रंप बार बार इस बात का हवाला देते हैं कि साहब हम तो डेनमार्क को कब से कह रहे थे, 20 साल से कह रहे थे कि आप रशिया का लगातार आप पर जो है वो साया बढ़ता जा रहा है, उसको बंद कीजिए। नहीं कर पाए तो अब हमें करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरीज ये भी आ रही हैं कि यूरोप और अमेरिका की इस लड़ाई में अल्टीमेटली अपरोक्ष रूप से चीन और रूस को ही फायदा होने वाला है। क्या इस थ्योरी से आप सहमत हैं? जी हाँ, फायदा तो होगा, क्योंकि एक जो इतना सुदृढ़ अलायंस था वो अनरेवल हो रहा है। चाहे वो हो भी जाए, ये बात कहीं टल जाए और ग्रीनलैंड का एकदम से टेक ओवर ना हो, बट ये बात तो पीछे रहेगी। जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट तो टूटा है, जो कभी भी आप नहीं सोच सकते थे कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक लिबरल ऑर्डर इस तरह से ब्रेकअप हो जाएगा एक आदमी के कारण। वो तो हुआ है। वो और ये माइट इज राइट नहीं चलता इंटरनेशनल रिलेशंस में। सॉवरेनिटी भी कोई चीज है, बॉर्डर्स का प्रोटेक्शन भी कोई चीज है, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है। वो सब वेनेजुएला में तोड़ा गया। और अब इस तरह से अगर यूरोप को थ्रेटन किया जाता है, देखिए ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, इनकी आबादियां 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से भी कम आबादियां हैं और सेनाएं भी नहीं है। अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला से ये देश थे सुरक्षित इतने साल। रशिया भी देख रहा है, रशिया सोच रहा है कि जो सोवियत रूस होता था सेंट्रल एशिया पे, तो लगभग उसका पूरा कब्जा है। आर्मीनिया को छोड़ दीजिए, बाकी तो ज्यादातर सारे देश उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। अब रशिया देखेगा कि किस तरह से बाल्टिक स्टेट्स हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, और ईस्टर्न यूरोप के जो देश निकले थे सोवियत रूस से, चेक हो, स्लोवाकिया हो, स्लोवेनिया हो, हंगरी हो, इनको कैसे वापस एक आयरन कर्टन में लाया जाए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो अब यूरोपियन स्ट्रेटेजिस्ट जरूर प्लॉट कर रहे होंगे। रॉबिन सर तो इस पे अच्छी स्टडी करके लाते हैं। बट मेरी सोच यही है, एक मार्केट्स पे इम्पैक्ट आता है सीधा। 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स आपने एक दूसरे की कंपनियों में डाले हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते ये कंपनी सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट की है। अब आईपी पे लगाम लगाने की बात कर रही है, पेटेंट प्रोटेक्शन यूरोप हटा सकता है, डेटा पे हटा सकता है, अमेरिकन बैंक्स को एक्सेस प्रदान करना बंद कर सकता है यूरोप में, अगर बहुत बात बिगड़ जाती है। और यहाँ पे क्योंकि वेनेजुएला में ये इतना बड़ा काइनेटिक एक्शन सक्सेसफुल हो गया, वहां से तेल भी खरीदना शुरू हो गए, अब इनके हौसले बढ़ गए हैं कि माइट इज राइट चलेगा इस दुनिया में। जो एक 80 साल के बाद फिर से हम वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के पहलू में आ रहे हैं। और रशिया तैयार है दूसरी तरफ, चाहे रशिया इतना सक्षम नहीं है। वहां पे चाइना, अब आप देखें दीपक जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने पिछले साल बहुत खर्चा किया। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां यूएस अब रिट्रीट कर रहा है, स्पेशली रिसोर्स रिच कंट्रीज में, आप देखिए चाइनीज कंपनियां जाके अपना बहुत सुदृढ़ बेस बनाते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो बिल्कुल सहमत हूं आपसे, यूरोप और यूएस की लड़ाई में रशिया और चीन को फायदा होगा। लिबरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नीचे जाएंगे और अथॉरिटेरियन स्टेट्स को फायदा होगा। तो बहुत ही बड़ा संकट मैं कहूंगा जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा संकट। और माइट इज राइट की अवधारणा अगर सुदृढ़ होती है और आगे बढ़ती है तो ये बड़ा संकट है और सबके लिए नए नए चैलेंजेस उभर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर शशांक सर, अजय बग्गा सर, आपने वक्त निकाला। रविंद्र सचदेव सर से हम गुजारिश करेंगे कुछ और मसलों पर बातचीत के लिए वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।